जो आपका स्क्रीन टाइम और ये मोबाइल का जो यूसेज है, स्पेशली इन टुडेज़ डे एंड एज, जो हुँ। आपकी 90 सेकंड्स की रील्स जो ये बनती हैं, मोबाइल। अटेंशन स्पैन चला जाता है। आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा है। ओके। वो आप सबकॉन्शियसली बस देख रहे हैं। आप उसको उसके बारे में सोच नहीं रहे, आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको वो एडिक्शन टाइप का हो जाता है। तो उसके अच्छा। कारण ये क्या होता है कि जो आपकी एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग बहुत ही ड्रामेटिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरीज़ ही करते रहते हैं। हम अच्छा। लोग हम ये हमेशा ये हाई क्लाउड्स में रहते हैं, कभी दिखते नहीं हैं। हुँ। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान अपने ब्रेन का फुल कैपेसिटी को यूज़ कर सके? क्या ये सिर्फ़ मिथ है या रियलिटी में कर सकता है? कर सकता है। देखिए, लिटरली पूरा ब्रेन का पूरे कैपेसिटी को यूज़ कर वो सकता है? डिपेंड करता है कि ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं लोग डोनेट करते हैं, हुँ, राइट? ब्रेन को भी डोनेट किया जाता है? जस्ट फॉर कैडावर्स, ये खाली ये मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। रियल में लोग नहीं करते? नहीं, कर ही नहीं सकते आप। आप इश्यूज़ कर सकते हैं इन जैसे फ्यूचर पॉसिबल है? अगेन उसके लिए आप तो एक जो 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 मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो ये था कि दिस 40 ईयर ओल्ड फीमेल हुँ। अयोध्या की थी। हुँ। 2.5 घंटे केस चला होगा, 2.5 घंटे मीनिंग कि वो उनको थोड़ा सेडेट किया, फिर उनको उठाया जब ये ब्रेन पे ऑपरेट कर रहे थे। 2.5 घंटे चला होगा, 2.5 घंटे उन्होंने हनुमान चालीसा ही पढ़ी। 2.5 घंटे ढाई हनुमान घंटे वो चालीसा। पढ़ती गईं। एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन बनने के लिए सिर्फ स्किल की ज़रूरत है या माइंडसेट की भी ज़रूरत होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको हम्बल भी होना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू डेवलप एन एटीट्यूड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, स्पेशली अगर आप इतना ऑपरेट नहीं कर रहे हो और हुँ। आपने खाली सेफ सर्जरीज की हो जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सी वी ऑल लूज पेशेंट्स, हुँ। नोबडी इज़ हुँ, हैप्पी हुँ। अबाउट इट बट Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar. ब्रेन के सीक्रेट्स, रियल लाइफ सर्जरीज एंड लाइफ की एज पे ले जाने वाले डिसीजंस। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं इंडिया के लीडिंग न्यूरोसर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम। उनकी जर्नी, ब्रेन के बारे में काफ़ी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन एंड ओटी के अंदर के इमोशंस के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ब्रेन के बारे में जानना हो, उसे समझना हो या उसे हेल्दी रखना हो तो ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी होगा। तो कहीं मत जाइए, एंड तक बने रहिए। ट्रस्ट में आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू सर? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। ग्रेट। लोग न्यूरो सर्जरी सुनते ही सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन आपने इसे करियर के तौर पे चूज़ किया, राइट? तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न था? ये शुरू से ये स्टार्ट करते हैं। हम्म। मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई थी दिल्ली में। ठीक है। तो 10th के बाद बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स इंजीनियरिंग ले रहे थे, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम। तो हम्म। मैंने डिसाइड किया यार नहीं, कुछ और अलग करते हैं, जिससे मैंने बायोलॉजी ले ली। हम्म। जब मैं 17 साढ़े 17 साल का रहा हूँगा, माई ग्रैंड फादर हु इज़ प्रॉब्ली अमंग्स द मोस्ट लर्नड पीपल दैट आई न्यू, ओके। उनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। सो ही वेंट फ्रॉम दिस वेरी इंटेलेक्चुअल वर्बलाइजिंग इंडिविजुअल टू समवन जो किसी को पहचान नहीं रहे थे, एंड ही वॉज अच्छा। कम्प्लीटली बेड रिडन। वहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ये न्यूरो में आया बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, वेर अ पर्सन डज अ कंप्लीट 180 डिग्री टर्न। हम्म। देन जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो उनका ट्रीटमेंट चला वो सब, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शंस हुआ था विद द न्यूरो सर्जन्स, ये हम्म। न्यूरोलॉजिस्ट के साथ। हम्म। ये मेडिसिन में जब मुझे एडमिशन मिल गया तो इट वाज ऑन द बैक ऑफ माय माइंड। ये फाइनल ईयर तक कि हाँ, न्यूरो इज़ समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं उसमें मैंने पढ़ाई थोड़ी चालू कर दी थी न्यूरो की थोड़ी ज़्यादा। ओके। तो ओके। इससे थोड़ा ओरिएंटेशन मेरा ये बेहतर था। पहले से ही प्रिपरेशन चल रही थी? मतलब ये बाकी सब ये सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था, अच्छा। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका हाँ। गट एंड ऑल, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था। ओके। इंटर्नशिप में मैंने जब इसके सीरियसली इसके बारे में सोचा तो फिर मैं एक्चुअली आई वेंट टू अ वेरी सीनियर न्यूरोसर्जन बॉम्बे के, डॉक्टर के की तुरैल, और मैंने पूरा उनसे जाना कि प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं,
क्योंकि तब तक आई एम टॉकिंग 2000 ये 5 के आसपास। अच्छा। तो उस समय ये था कि ब्रेन सर्जरी, ये जिसको भी अगर ट्यूमर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, सो मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, या ज़्यादा लोग बचते नहीं हैं, या ओह! ज़्यादा लोग बेड रिडन हो जाएंगे ब्रेन और स्पाइन के तकलीफ़ के कारण। तो मुझे वो पूरा समझना था, क्योंकि मुझे एक ऐसे फील्ड में नहीं जाना था जहाँ पे आई ऑल्सो गेट डिप्रेस्ड। आई अच्छा। एक्चुअली वांटेड टू मेक अ डिफरेंस। तो फिर उन्होंने ये मेरी काफ़ी ये शंकाओं को क्लियर किया, एंड देन हुँ, आफ्टर दैट वन थिंग लेड टू अनदर। ग्रेट। सो न्यूरोसर्जन फ़ील्ड ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो कोई भी एक मिसकंसेप्शन जो लोगों के बीच में है आपके वर्क को लेकर? एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग बहुत ही ड्रामेटिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरीज ही करते रहते हैं। अच्छा। हम ये हमेशा ये हाई क्लाउड्स में रहते हैं, कभी दिखते नहीं हैं। हुँ, बट द प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग न्यूरो सर्जरी में जो है इज़ व्हेन नॉट टू ऑपरेट। हुँ, आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, आप स्कैन्स को ट्रीट नहीं कर रहे। तो थोड़ी बहुत आप में एम्पैथी भी होनी चाहिए, दैट अच्छा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट व्हाट इज़ द पेशेंट गोइंग थ्रू, द हुँ, एंटायर प्रोसेस ऑफ द पेशेंट गेटिंग डायग्नोस्ड विद अ ब्रेन और अ स्पाइन कंडीशन, ओके, सर्जरी से लेकर और फिर सर्जरी के बाद जो रिहैबिलिटेशन होता है, यू हैव टू बी विद द पेशेंट। ओके। वो थोड़ा बहुत आपको जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आपको वो ये सीख आ जाती है कि कहाँ पे ऑपरेशन ये करना चाहिए, कहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, और हुँ, सही एडवाइस पेशेंट के लिए क्या अच्छी है। ओके। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन के बारे में जो डिप्रेशन जो एक लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट करता है ब्रेन पे और इससे कैसे बच सकते हैं? लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये ब्रेन पे, टू पुट इट क्रूडली, ब्रेन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अगर आप एंग्शियस या डिप्रेस्ड अगर रहते हैं, अच्छा, तो सेलुलर लेवल पे ये चेंजेस आते हैं ब्रेन में, बिकॉज ब्रेन एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करता है। अगर आप मान अच्छा, लीजिए, अगर आप एंग्शियस हैं, तो कुछ ऐसे ये हार्मोन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स आपके ब्रेन में ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं जो आपको ये एंग्जाइटी थोड़ा बहुत ये पैदा करा रहे हैं। तो अच्छा, उसके कारण ये ब्रेन अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एनर्जी कंजर्व करने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चरल ये मोड में जाके थोड़ा बहुत अपना शेप बदल सकता है एट द सेलुलर लेवल। अच्छा, फिर वो विशियस साइकिल बन जाती है। वो बचाएगा, फिर आपको वो अटैक आएगा, फिर से वो अपने आप को वो करेगा। तो फिर उससे बचने के लिए स्ट्रेस कंट्रोल, you have a good night's sleep. Sleep is very important for the brain. हुँ, हुँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाहे आप वो योगा से करें, मेडिटेशन से करें, कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर ठीक एक्टिविटीज़ है, से करें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन वेदर इट इज़ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या कोई सी भी ऐसी अंडरलाइंग कंडीशन हो। स्ट्रेस अगर आप थोड़ा बहुत उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, जो बोलते हैं कि आप किसी कंडीशन में एक्सट्रीम्स में नहीं जा रहे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा ये बेहतर होता है ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो उसके लिए क्या बताया आपने योगा और योगा करें, मेडिटेशन मेडिटेशन? करें, जो भी आपको लगता है जो आपको स्ट्रेस रिड्यूस करता है। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, हुँ, हुँ, कुछ लोग अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। व्हाटएवर हेल्प्स यू। हुँ, 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 तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको योगा और मेडिटेशन ही करना है, हुँ, हुँ, जो हुँ, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो जो भी डिफरेंट करेक्ट, ये जो आपको लगता है दैट हेल्प्स यू मैनेज द स्ट्रेस द बेस्ट। कुछ लोग फैमिली के टाइम ये के के साथ साथ ज़्यादा समय टाइम स्पेंड स्पेंड कर करते हैं। ग्रेट। मोबाइल मोबाइल एडिक्शन और स्क्रीन टाइम से ब्रेन के डेवलपमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है और उससे कैसे बच सकते हैं? जो आपका स्क्रीन टाइम और ये मोबाइल का जो यूसेज है, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज, जो हुँ, आपकी 90 सेकेंड्स की रील्स जो ये बनती हैं, मोबाइल अटेंशन स्पैन चला जाता है। आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा है, ओके, वो आप सबकॉन्शियसली बस देख रहे हैं। आप उसको उसके बारे में सोच नहीं रहे, आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो एडिक्शन टाइप का हो जाता है। तो उसके अच्छा, कारण ये क्या होता है कि जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो है, जो आपका जो प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स जो होता है, जो आपका ये एनालिटिकल ब्रेन जिसको बोलते हैं, जो पूरा कोई चीज़ हो रही है या कुछ आप ये पढ़ रहे हो या देख रहे हो, आप उसको समझते हो, तो वो आपके जो ये ब्रेन का जो हिस्सा है वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और फिर वो उसी फिर नेसेंट स्टेज पे चला जाता है, क्योंकि फिर देन इट इज़ नॉट यूज टू दैट एक्टिवेशन। तो सडनली ओके, अगर आप लीजिए, मान लीजिए अगर आप मोबाइल पे बहुत टाइम के लिए हैं, या ये स्क्रीन टाइम आपका तो ये थोड़ा ज़्यादा है, सडनली आपको कुछ ऐसा अगर काम करना पड़े, चाहे पढ़ना पड़े हुँ, या अगर टीवी पे ही कुछ देखना पड़े जहाँ पे आपको हुँ। कंसंट्रेट करना पड़े, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका ब्रेन वो यूज टू ही नहीं है। क्योंकि उसको मतलब फ़ोकस बहुत कम समय के लिए ये रहता वही है वही बिकॉज़ ऑफ तो देन हाँ, द ब्रेन लूजेस टच,
एंड उसके दिस लिए इज क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका, कैसे वी कैन रिमूव दिस? बी मेंटली एक्टिव। अगर ये ऐसा नहीं है कि आई मीन अगर आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं तो मेक श्योर दैट आप पढ़ भी रहे हो, यू आर रीडिंग अ लॉट। इवन इफ़ यू आर लाइक यूजिंग अ मोबाइल, यू आर रीडिंग अ लॉट ऑन द मोबाइल। या कुछ आप ऐसी वोकेशन ये पिकअप कर लेते हैं जो आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से बहुत अलग है, विच इज़ फोर्सिंग योर ब्रेन टू कम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, जिससे वो ज़्यादा नए कनेक्शंस बनाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाए। तो उससे ओके। आपका फोकस और ये जो डिटर्मिनेशन जो होता है टू कंप्लीट अ टास्क जो ब्रेन का रहता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस साइंटिफिकली कितना हेल्पफुल होता है ब्रेन के लिए? साइंटिफिकली तो ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप मेडिटेशन ये करते हैं तो दैट काइंड ऑफ ब्रेन को आपके एक क्लिनिकल एंटिटी है नोन एज होम्योस्टेसिस या ठहराव, टू पुट इट क्रूडली, एक आपको वो ठहराव दे देता है इन ऑल योर इमोशंस, ऑल योर रिएक्शंस। क्योंकि आप फिर उसके बारे में एनालिटिकली जैसे आपको सोचना चाहिए आप वैसे सोच सकते हैं। आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस पर एक्ट अच्छा, कर रहे हैं कोई भी मतलब यू विल कंडीशन टेक हो। टाइम टू रिएक्ट एटलीस्ट। मतलब आप यू विल नॉट, देखिए क्या होता है व्हेन एनीवन इज पुट इन अ कंडीशन तो वहाँ पे देन से सर्टेन केमिकल्स रिलीज्ड इन द ब्रेन, राइट? अगर किस तरह के केमिकल्स होते हैं? केमिकल्स जैसे मान लीजिए आपकी डोपामीन हो गई, डोपामीन जिसको प्लेजर हार्मोन बोलते हैं। हम्म। अगर मान लीजिए अगर मैं अगर कुछ ये ऐसा चीज़ मुझे अच्छा लगता है खाने में या करने में और वो डोपामीन रिलीज़ हो रहा है तो फिर वो एडिक्शन हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो एंड अगर मैं उसको एक्सट्रीम तक लेके जाता हूँ देन वो मेरे लिए हार्मफुल होगा। लेकिन हम्म। मान लीजिए इफ़ आई एम एक्सपोज टू दैट एंटिटी और मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया उस टाइम पे, तो फिर वो धीरे 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 फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है। एंड आई माइट एन्जॉय इट वंस इन अ वाइल बट देन मैं उसको एक्सट्रीम पे लेके नहीं जाऊँगा विच कैन बी हार्मफुल फॉर द ब्रेन। ओके। क्या एक हेल्दी ब्रेन के लिए कुछ स्पेसिफिक डाइट या लाइफस्टाइल फॉलो करना ज़रूरी होता है? स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, ये हम्म। बराबर सोइए, हेल्दी डाइट खाइए, हम्म। बिकॉज ये हेल्दी डाइट वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी डाइट? हेल्दी डाइट मीन्स टू पुट इट क्रूडली बैलेंस डाइट। ओके। बैलेंस डाइट आपको जो वुड यू भी सजेस्ट आपको समथिंग? बैलेंस डाइट इज़ समथिंग जो आपको इक्वल प्रोपोर्शंस, आपके कार्ब्स भी हों, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, ओके। समथिंग विच वुड हैव अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा ओके। 3 फैटी एसिड्स ओके। ये हों। और अगर नहीं है तो फिर आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं डाइट में, हम्म। बिकॉज ये सब ये आपके ब्रेन को बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री करते हैं। ग्रेट। मेमोरी लॉस और अल्जाइमर जैसे डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या है? एक्टिव रहना, एक्टिव रहना। एक्टिव रहना ओके। हमेशा। ये जैसे मैंने पहले बताया कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के अगर कोई नई नई चीज़ अगर आपको सीखनी है या पढ़नी है या जो भी करना है, क्योंकि ब्रेन नए नए फिर कनेक्शंस फॉर्म ये कर रहा है और जो पुराने कनेक्शंस हैं उनको भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए अब जैसे आप ये सीनियर सिटीजन्स को देख लीजिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी लाइफस्टाइल, अ लॉट ऑफ देम, अगर उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल मोनोटोनस हो जाए कि सुबह उठना है और फिर शाम को सोना है और दिन भर कुछ नहीं करना है जो पहले जो कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आप एज होते हैं आप उतने फिजिकली इमोशनली एक्टिव नहीं रहते, तो फिर आपका ब्रेन भी वैसे सेलुलर लेवल पे जैसे मैंने पहले बताया वो रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट जो करता है। मेमोरी जो एरिया जो कंट्रोल करता है वो भी फिर धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, विच इज़ वाई आपको ये मेमोरी प्रॉब्लम्स या ये होने लगती हैं। तो अगर आप ब्रेन को एक्टिव रखेंगे इवन एट एनी एज, टेकिंग अप एनी न्यू वोकेशन, तो दैट विल हेल्प। अल्जाइमर्स की पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि अल्जाइमर्स में क्या होता है कि जो आपके ये ब्लड चैनल्स जो होते हैं वहाँ पे प्लाक्स बनने लगते हैं या ये रुकावट आने लगती है, तो वो उस एरिया को थोड़ा ये ब्लड सप्लाई कम मिलता है। थोड़े वहाँ पे गंदे टाइप के प्रोटीन्स, वेस्ट, ब्रेन वेस्ट यू कैन कॉल देम, वो वहाँ पे जमा हो जाता है विच देन ब्लॉक्स द चैनल्स। तो इसलिए वो प्रॉपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या प्रॉपर फ्लो ऑफ इम्पल्सेस नहीं होता है, जिसके कारण फिर ये प्रॉब्लम आती है। ओके। सो मेमोरी को लंबे समय तक रखने के लिए, मतलब मान लो कि किसी की एज मोर देन 70 है, हम्म, अगर उनको रखना है तो व्हाट यू विल सजेस्ट? आई जस्ट सेड कि ये रीड, टेक अप एनी वोकेशन। I mean, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वुड बी APJ Abdul Kalam. When did he become president? After he was 70.
हाँ, एंड ही वाज सच अ करेक्ट। वोरेशियस लीडर, और हाँ, वो हाँ, जहाँ पे भी जाते थे सबको वो बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो। पढ़ो, पढ़ो। क्यों पढ़ो? बी अच्छा, क्यूरियस। इफ यू हाँ, क्यूरियस एंड यू टू नो यू यू डोंट थिंग्स। हैव टू बिकम अ मास्टर ऑफ इट। हाँ, अगर हाँ, आप कुछ भी अगर अलग से पढ़ रहे हो, या अगर आप ये कोई नई चीज़ सीख रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीख रहे हो फॉर एग्जांपल, ब्रेन आपका एक्टिव है तो आपकी वो मेमोरी वहाँ पे कंसोलिडेट होगी। ग्रेट। एक डॉक्टर को भी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है? हमें आई थिंक हमें तो हमेशा पड़ती होगी। बिकॉज़ आई थिंक आपकी लाइफ़ ज़्यादा स्ट्रेस से भरी होती है। बिकॉज़ Um, सोचो कि आपको यहाँ पे बुलाने के लिए कितने बार कैंसल करना पड़ा है मुझे। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप कितने बिज़ी रहते होंगे, राइट? हम्म। तो कैसे आप हैंडल करते हैं स्ट्रेस को? पर्सनली स्पीकिंग, मेरा एक पर्टिकुलर ये लाइफस्टाइल या एक रेजिमेन है दिन में। तो मुझे पता है कि काम में कितना टाइम स्पेंड करना है, मुझे ये पता है कि फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना टाइम स्पेंड करना है, कैसे वो मैनेज करना है, फिर वो डे टू डे बेसिस पे रहता है। बट मुझे हुँ, ये पता है कि मेरे डिस्ट्रेसर्स क्या हैं। हुँ, हुँ, फैमिली इज़ अ ग्रेट डिस्ट्रेसर फॉर मी। आई एम अ बिट ऑफ अ हेल्थ नट, तो दैट इज़ अ ग्रेट डिस्ट्रेसर फॉर मी। कभी कभी मुझे बस अकेला रहना पड़ता है, तो मुझे पता है कि एक आध दिन मैं निकालूंगा, मोस्टली ऑन द वीकेंड्स जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओके, just spending time at home, I'm spending time with family. Different doctors will have different ways of going about it. कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो माउंटेन हाइकिंग जाते हैं, बाइकिंग के लिए जाते हैं। हुँ। So these are things that व्हाट यू लाइक टू डू? me, essentially, I get a day off, मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ नहीं करूँगा। Absolutely nothing. I will just spend time with family. अच्छा, आप फ़ोन देखते हो, रील्स? रील्स मैं देखता हूँ, बट मोस्टली मेरी मेडिकल ही रील्स होती हैं। कुछ अगर ये कमेडियंस के रील्स हों तो हाँ, ये मैं हाँ, डेफिनेटली देखूंगा। अच्छा, ठीक है। आपके डेली रूटीन में ऐसा क्या है जो आपको स्ट्रेस फ्री रखता है और फोकस्ड रखता है? तो जैसे मैंने पहले बताया, मैं बेटा पे हेल्थ नाथ, तो ये हुँ, मेरे लिए ये मेरे वर्कआउट सेशंस, चाहे वो सुबह के 6 बजे हों, चाहे वो रात के 9-10 बजे हों, हुँ, मुझे लेकिन जाना ही है। वर्कआउट के लिए? वर्कआउट के लिए मुझे जाना ही है, क्योंकि क्या वो, करते हो आप, जिम या फिर योगा नहीं, या मैं एनीथिंग एल्स? योगा ये हफ्ते में प्रॉब्ली 2 बार ये अगर कर पाया तो ये हाँ, करूँगा अगर मेरे पास टाइम है, लेकिन मोस्टली मेरी ये क्रॉसफिट और फंक्शनल ट्रेनिंग की ज़्यादा अच्छा, वो ट्रेनिंग फंक्शनल होती है। ग्रेट, ओके। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान अपने ब्रेन का फुल कैपेसिटी को यूज़ कर सके? क्या ये सिर्फ मिथ है या रियलिटी में कर सकता है? कर सकता है। देखिए, लिटरली पूरा ब्रेन का पूरा कैपेसिटी को यूज़ कर वो सकता है? डिपेंड करता है कि ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। ओके, ब्रेन खाली 2% बॉडी फैट है आपके पूरे शरीर का, ठीक है। बट यूटिलाइज करता है 20% एनर्जी। तो ब्रेन इज़ ऑलवेज वर्किंग ऑन अ मोड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ब्रेन फालतू का यूज़ नहीं रिएक्ट होता? या एक्टिवेट नहीं होगा, नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली फिर वो ब्रेन फटीग आ जाती है। लेकिन तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो एंड आपका मन अगर उसमें ना हो, तो आपका जो एक्टिवेशन एरिया है उस पार्ट ऑफ द ब्रेन का, वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ऑन एट द सेम टाइम देर आर पीपल जो ज़्यादा ही ये हुँ, फोकस्ड रहते हैं, डिटर्मिन्ड रहते हैं, तो उनका एक्टिवेशन ज़्यादा रहता है। हुँ, ये सब जो एक्टिवेशन रहता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट। कुछ लोग, जैसे मैंने होम्योस्टेसिस की जो पहले बात की, मेडिटेशन हेल्प्स हुँ, पीपल फील कि दैट दे आर मच मोर क्लियरर इन देयर थिंकिंग, तो हुँ, इसलिए ये एंड दे फील दैट दे कैन डू अ बेटर जॉब। वो इस हुँ, खाली इसलिए बिकॉज वो एक्टिवेशन ही उतना हो रहा है ठीक ब्रेन है। में। फुल ये पोटेंशियल अपने ब्रेन का वो तो सब्जेक्टिव हो जाता है। दैट हुँ, डिपेंड्स कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपका फुल पोटेंशियल वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई फुल पोटेंशियल। ओके। तो वो ये उसको सब्जेक्टिव। मेज़र करना बड़ा मुश्किल है आई थिंक। हाँ जी। उसको मेज़र करना आई थिंक बड़ा मुश्किल है। मेजर कर ही नहीं सकते आप। कर ही नहीं आप सकते। आप उसको मेजर कर ही नहीं सकते। आपका फुल पोटेंशियल आपको पता है कि आपके वोकेशन में क्या हो सकता है, मुझे नहीं हुँ, पता होगा। करेक्ट। तो कोई एक्सरसाइज़ जिससे पता किया जा सके? नहीं, अगर आप उसको मान लीजिए पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करते रहें तो आपको खुद पता प्रैक्टिस चलेगा। मीन्स क्या? मीन्स रेपिटेशन, रेपिटेशन। अब जैसे हम लोग जब सर्जरी करते हैं तो हम हुँ, लोग की जो ट्रेनिंग होती है, हुँ, हमको तुरंत तो नहीं ये सीनियर सर्जन्स दे देंगे कि तुम कॉम्प्लेक्स केस करो। वो धीरे करेक्ट। धीरे 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 आपको बेसिक्स से सिखाएंगे, हुँ, और आपको फिर धीरे धीरे हैंड्स ऑन आपको ये करने के लिए देंगे। तो आपने जब एक चीज़ बराबर की और उसको बार बार की, हुँ, कि और आप ही को फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं उस पर बेहतर हो रहा हूँ। हुँ, खाली टाँके मारना या स्किन स्टिचेस,
स्टार्टिंग में जब किसी को नहीं आता, एंड देन दे लर्न, तो धीरे 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 आप कर करके देन यू बिकम गुड एट इट, देन यू बिकम फास्ट एट इट, यू बिकम गुड एंड फास्ट एट इट इवेंचुअली। तो वो ये एंड वो सेल्फ रियलाइजेशन आपको आता है कि मैं इसमें अब ज़्यादा फोकस्ड हूँ, मैं इसमें ज़्यादा ये बेहतर हो रहा हूँ। एक एक ह्यूमन अगर डेली बेसिस पे बोलूँ 24 आवर में, तो बहुत ही कम ही ऐसा समय होता होगा जिसमें लिटरली वो पूरी फोकस के साथ कुछ कर रहे होते हैं। अब जनरली ले लो आप, तो फिर उसे कैसे पता कि मैं अपने ब्रेन का यूज़ कर भी पा रहा हूँ या नहीं पा रहा? कोई भी ऐसा, जैसे कि आजकल बहुत सारे गेम्स आ गए हैं राइट, जिसमें जैसे चेस हो गया, तो पूरा फोकस रहते हो आप कि थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर नहीं डाइवर्ट कर सकते, तो फिर वहाँ पे यूज़ होता है कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ एक्सरसाइज या गेम जो आप रेकमेंड कर सकते हो कि ये कर सकते हो आप अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन करने के लिए? चेस, चेस जैसे दैट इज द आपने वन। बताया, एनीथिंग जो आप अपने नॉर्मल डेली रूटीन में नहीं करते हैं, एनी वोकेशन अगर आपने ये ले लिया हो। प्राइम एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मैंने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाया, मुझे नहीं पता कि उसको कैसे प्ले करना है, मुझे पहले नोट सीखने होंगे, पहले सीखना होगा कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कैसे करना है, समथिंग न्यू, तो मेरा पूरा 100% फोकस वहीं पे है। ओके राइट, तो दैट इज़ वन वे आई एम यूटिलाइजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन उनके मैक्सिमम पोटेंशियल पे, जो मैं नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटी में ये उसको यूज़ नहीं करूँगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैं वो करता रहूँगा, मुझे ये रियलाइज होगा कि मैं अपने काम में भी बेहतर हो रहा हूँ। माई फोकस इज ऑल्सो गेटिंग बेटर, माई एटीट्यूड एंड माई रिएक्शन टू डिफरेंट सिचुएशंस वो भी अच्छे हो रहे हैं, तो ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच हो जाती है वो फिर। करेक्ट, ओके। क्या ब्रेन के कुछ के एरिया परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, तो क्या ब्रेन उसको खुद से रिकवर कर पाता है? तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिससे ब्रेन काफ़ी ज़्यादा हद तक रिकवर कर सकता है, लेकिन वो अगेन सब्जेक्टिव हो जाता है पेशेंट टू पेशेंट, और कितना डैमेज हुआ हो। कंप्लीटली 100% आई विल नेवर से नेवर, बट वेरी 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 रेयर, वेरी रेयर। थोड़ा बहुत रहेगा, 19-20 का भी फ़र्क रह सकता है। वो रिकवरी स्लो होती है, वो रिकवरी सब्जेक्टिव होती है, पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। जो अगर परमानेंटली अगर डैमेज अगर हुआ है तो थोड़ी बहुत ये रिकवरी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह रिकवर फिर नहीं करेगा। ओके। ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये एक मिथ है या रियलिटी है? क्रूडली फॉर द लेमन, हाँ, लेफ्ट और राइट होते हैं। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है। अच्छा। क्योंकि जितने भी आपके मेजर नसें हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं ब्रेन के, वो दो होते हैं, तो लेफ्ट और राइट। ओके। क्या ब्रेन ट्रांसप्लांट फ्यूचर में पॉसिबल है? सब्जेक्टिव, बहुत ही सब्जेक्टिव, मैं भी इसका आंसर नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारी ये अलग अलग पैरामीटर्स इसमें आ जाते हैं कि अगर आप ब्रेन को कर रहे हैं तो हाउ डू यू, आप उसको स्पाइनल कॉर्ड से कैसे डिटैच करेंगे, सिग्नल्स को कैसे आप ये स्टडी करेंगे। ब्रेन डेथ भी एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन अ पर्सन डाइज, तो अ डेड ब्रेन इज़ अ डेड ऑर्गन, आप उसको कैसे रिवाइव करेंगे। ब्रेन ट्रांसप्लांट आप कब करेंगे? व्हेन अ पर्सन इज़ डेड, एंड अ पर्सन इज़ लीगली डेड व्हेन ही इज़ ब्रेन डेड। तो आप ब्रेन किसके ब्रेन को वो ट्रांसफ़र करेंगे? इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं, बिकॉज अ पर्सन मे नॉट बी ब्रेन डेड, बट उसकी कोई चांसेस नहीं है सर्वाइव करने के, इसलिए फिर होता है कि ठीक है, वो अगर इफ सच अ पर्सन डाइज, द ऑर्गन्स आर स्टिल वायबल फॉर ट्रांसप्लांट आफ्टर ये फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर अ पर्सन हैज़ डाइड, बट द फैक्ट दैट अ पर्सन हैज़ डाइड मीन्स दैट ही इज़ ब्रेन डेड। ओके, राइट, तो फिर ब्रेन डेड पर्सन के ब्रेन को आप कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे? देयर लॉट ऑफ इश्यूज देयर। कुछ उसका नया जो एक कॉन्सेप्ट आया है, विच थेरेटिकली दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, कि आप पूरे ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर इंटरफेस पे, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो ब्रेन की, ये एट अ वेरी नेसेंट स्टेज आप उसको पूरा कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। बट सब्जेक्टिवली, थेरेटिकली आप कर सकते हैं। ये नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बट देन दिस इज़ ऑल थियोरी। हाउ विल यू पुट इट इन प्रैक्टिकल पर्पसेस, आई डोंट नो। ओके। जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं लोग डोनेट करते हैं, राइट? ब्रेन को भी डोनेट किया जाता है? जस्ट फॉर कैडावर्स, ये खाली ये मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। रियल में लोग नहीं करते? नहीं, कर ही नहीं सकते आप टिश्यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन फ्यूचर पॉसिबल है? अगेन उसके लिए आप ये ये सब्जेक्टिव है। नहीं, ये सब्जेक्टिव है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, बिकॉज
जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप व्हेन यू लीगली डेड, जब आप ब्रेन डेड होते हैं तो वो टिश्यू वायबल ही नहीं होगा, वो अलाइव ही नहीं होगा, तो आप ट्रांसप्लांट करके करोगे क्या वहाँ पे? तो अभी इतना चीज़ें एडवांस हो गया है, हम्म। तो आई डोंट थिंक सो कि ब्रेन बाकी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे काम कर ही रहे होंगे, एक्टिव करने कर का। रहे होंगे, बट ये ह्यूमन ट्रायल्स पे ये आने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर हुआ भी तो। एआई करेगा सर, मे बी। मे बी आप जैसे आपका सी समन लाइक एन इलॉन मस्क, उसने वो न्यूरो लिंक तो बना ही हाँ लिया हाँ, है, बना ही लिया है। राइट? देर आर अदर, देर आर सम ग्रेट इंडियन स्टार्टअप्स जो हम्म स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए उन्होंने एक ये एआई ग्लव बनाया है, हम्म जहाँ पे अगर जिनको स्ट्रोक होता है, उनका हाथ मूव नहीं हो पाता, तो वो ग्लव वो पहना के दैट सेंड सिग्नल्स टू योर ब्रेन, टू द हम्म। डैमेज पार्ट ऑफ द ब्रेन, और फिर वो सिग्नल रीएक्टिवेट होता है और आप अपना हाथ मूव कर सकते हैं। तो ये सब वाह, अभी हो रहा है, बट टू ये पूरा उसको 100% वो करने में नो इट कैन आइडिया। टेक टाइम। ओके। आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ब्रेन के बारे में क्या लगता है? इट ऑलवेज सरप्राइजेज यू, द ब्रेन विल ऑलवेज सरप्राइज यू, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप कितना भी ब्रेन को पढ़ लो, देयर विल ऑलवेज बी सम केस, सम ये एनाटमी डिस्टॉर्शन जो आपने कभी ना देखा हो, ना उसके बारे में पढ़ा हो, एंड आप उसको पहली बार देख रहे हैं। सो इट्स अ फैबुलस ये ऑर्गन। आप उसको पूरी तरह, एनीवन जो आपको ये बोलेगा कि मैं ब्रेन को पूरी तरह समझ गया हूँ एज अ डॉक्टर, आई एम प्रीटी श्योर कि उसने ज़्यादा कुछ पढ़ाई ही नहीं की होगी ब्रेन के बारे में, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ओके। ब्रेन ज़्यादा लॉजिकल है या एडेप्टेबल? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या से क्या कह सकते हो आप? बोथ, बट आई थिंक इट इज़ मोर अडेप्टेबल। हम्म लॉजिक तब तक काम आएगा जब तक ये आप इट इज़ विद इन योर पैरामीटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट लॉजिक। ओके। जहाँ पे मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे बोलोगे कि आप इलॉजिकल बात कर रहे हो, अच्छा। राइट? ठीक है। बट देन करेक्ट। फाइनली अगर आपने कुछ देखा कि मैंने जो बात की है, और उसका कुछ आपके पास एविडेंस आता है, देन यू विल अडेप्ट टू इट, लाइक हाँ शायद सही बात हो रही हो। द ब्रेन इज़ मोर अडेप्टेबल, एंड इफ़ यू आर मोर अडेप्टेबल, अगेन ब्रेन हेल्थ तो उससे ज़्यादा और भी बेहतर होती है, बिकॉज यू आर ओपन टू न्यू आइडियाज़, यू आर ओपन टू न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो आप उसके लिए ज़्यादा आप थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लोगे, मेहनत कर लोगे, थोड़े बहुत ये सीख साख लोगे, तो उसके कारण आपकी मेमोरीज भी अच्छी होंगी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और भी बेहतर होगी, ओके। बिकॉज योर लॉजिकल थिंकिंग, इफ़ यू वांट टू कॉल इट, क्योंकि यू आर थिंकिंग विद एन ओपन माइंड। चीज़ें अडॉप्ट कर रही है। ओके, ग्रेट। आपके प्रोफेशन में जो जो आपका प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट? एक आपका एक मिस्टेक पूरी ज़िंदगी बदल सकती है एक एक पेशेंट की। तो वो जब आप थिएटर में एंटर करते हो ऑपरेशन के लिए, तो आप कैसा फील होता है आपको? ये एक प्रोसेस होती है, जब न्यूरो सर्जरी कभी भी एक एक सर्जन का डोमेन नहीं रहता, हमारे हमेशा एक टीम रहती है। तो यू स्टार्ट ऑफ ये बीइंग अ जूनियर डॉक्टर, फिर आप हम्म। धीरे धीरे काम करते करते आप कॉम्पिटेंट हो जाते हो उसमें, और बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ओके। आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, तो वट एवर द केस माई थ्रो एट यू इंट्रा ऑपरेटिवली भी, अगर कुछ ऐसी हम्म चीज़ आपके सामने आए जो ये स्कैन्स में नहीं दिखी, या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, आप उसके साथ डील कर सकते हो। बेसिक्स अगर स्ट्रांग हैं तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन फॉर एग्जांपल हो सकती है, हम्म। और अगर आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो इस कॉम्प्लिकेशन के साथ कैसे डील करना डील है, करना वो है। आपकी प्रिपरेशन होती है। हम्म आप किसी भी न्यूरो सर्जन से बात करिए, चाहे वो 30 साल का हो, 40 साल का हो, 70 साल का हो, सब लोग अपने केसेस से पहले स्कैन्स को पढ़ेंगे, पेशेंट हम्म को क्लिनिकल इवैल्यूएट करेंगे बराबर से, सो दैट दे नो कि ये करना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये जाना है, लेकिन बीच में अगर कुछ भी तकलीफ अगर आती है तो उसके साथ कैसे डील करना है। ओके। अभी तक का आपके लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें, कोई एक केस जिसमें आपको लगा आप हार मानने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो गया हो? देखिए, इंट्रो एनी सर्जन जो आपको बोलेगा कि मैंने हार मान ली ओटी में, तो उसको तो ओटी में होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। ओह माय गॉड। द थिंग इज़ यू आर ऑलवेज गिविंग योर बेस्ट, हाँ। लेकिन देर आर ये एटलीस्ट ब्रेन में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दिस इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, आपको पता है कि शायद पेशेंट
ना उठे हम्म ये एनेस्थीसिया से, क्योंकि हम्म वो उस ऐसे एरिया में आपने ऑपरेट किया है जहाँ जो आपके कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करता हो, या उसको परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हों। हम्म तो आफ्टर फिनिशिंग अ केस कोई भी सर्जन निकलेगा नहीं जब तक पेशेंट एक्सटूबेट होके पूरी तरह अवेक होके और आपने उसको न्यूरोलॉजिकली चेक नहीं किया हो। तो ओके कुछ ऐसा वो है नहीं कि जहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन था कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आए, लेकिन ये दीज आर थिंग्स दैट वंस गेट्स यूज्ड टू एज दे आर ऑपरेटिंग। वो एक सबका रहता है कि एक बार पेशेंट पूरी तरह ओटी के बाहर आ जाए, दैट इज़ द ओनली टाइम यू आर रिलैक्स्ड। उसके हम्म बाद भी यस यू नो कि कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इन द फर्स्ट हम्म 24-48 ये आवर्स। बट हम्म एटलीस्ट इमीडिएट जो आपका है कि हाँ ठीक है, पेशेंट उठ गया, हम्म पेशेंट इज़ अवेक, पेशेंट अपने हाथ पैर हिला रहा है, देन यू नो दैट द सर्जरी जैसी भी हुई हो अच्छी हुई हो। कोई एक स्टोरी सर्जरी से रिलेटेड जो आप यहाँ पे बताना चाहोगे, जो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल था वो? आह, काफ़ी हैं जो आई डोंट थिंक कि, क्योंकि ओटी की स्टोरीज बाहर जानी चाहिए पहली बात। बट फिर भी। मेरे लिए जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज अ मेडिकल स्टूडेंट, जब मैं अपने रोटेशंस कर रहा था ये न्यूरो सर्जरी में, जो आपने एक अवेक क्रेनियोटमी के बारे में सुना होगा, या अवेक सर्जरी। ओके। ठीक है, अवेक सर्जरी वो होता है कि जब ऐसे कोई ट्यूमर्स होंगे जो आपके ऐसे एरियाज ऑफ द ब्रेन में हैं जो आपकी बातचीत को कंट्रोल करेगा या आपके हाथ पैर के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। तो हम्म वहाँ पे वो जब ट्यूमर जब निकालते हैं तो पेशेंट अवेक रहता है। हम्म जो उसको खाली सेडेट किया जाता है, वो ट्यूब नहीं ये जाती है। तो एक जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो ये था कि दिस 40-year-old फीमेल हम्म अयोध्या की थी। हम्म 2.5 घंटे केस चला होगा, 2.5 घंटे मीनिंग कि वो उनको थोड़ा सेडेट किया, फिर उनको उठाया जब ये ब्रेन पे ऑपरेट कर रहे थे। 2.5 घंटे चला होगा, 2.5 घंटे उन्होंने हनुमान चालीसा ही पढ़ी। 2.5 घंटे ढाई हनुमान घंटे वो चालीसा? पढ़ती ओह। गई। उनको हमने ये बोला था कि हम ये ऑपरेट कर रहे हैं, आप बातचीत करिए अपना, जो आपको बात करना है। किसी को बैठा दिया था कि तुम क्वेश्चंस पूछो कुछ भी करो, लेकिन नहीं, वो बना के आई थी। अब इन लोग को, ये पेशेंट्स को हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि हम लोग आपको ओटी में उठाने वाले हैं, तो अगर आपको ये डॉक्टर रहेंगे, ये आपसे बात करेंगे, तो आप हम्म इनकी आवाज़ सुन के आप रिस्पॉन्ड करना, हाथ पैर मत हिलाना। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कब आपको बात करना है, कब बात नहीं करना है। तो हम्म बीच बीच में उनको हम क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपको अपना हाथ फील हो रहा है, पैर फील हो रहा है, तो वो सब वो बता रहे थे। लेकिन जो इन बिटवीन जो टाइम था, जो वो अवेक थे, वो हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहे थे। तो फॉर मी इट वाज लाइक कि किसी का दिमाग खोल के कोई ऑपरेट कर रहा हो और ये पेशेंट को पूरी हनुमान चालीसा पूरी तरह याद हो। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, बट देन एज यू तो वो ग्रो ठीक हो गए? कम्प्लीटली कम्प्लीटली। क्या बात है! वो है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। नाइस। एक सक्सेसफुल न्यूरो सर्जन बनने के लिए सिर्फ स्किल की ज़रूरत है या माइंडसेट की भी ज़रूरत होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको हम्बल भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू डेवलप एन एटीट्यूड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, स्पेशली अगर आप इतना ऑपरेट नहीं कर रहे हो और हुँ, आपने खाली सेफ सर्जरीज़ की हो जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सी वी ऑल लूज पेशेंट्स, हुँ, नोबडी इज़ हुँ, हैप्पी हुँ, अबाउट इट, बट वो होती है। तो आपको एक तो थोड़ा बहुत हम्बल होना चाहिए डेफिनेटली, हुँ, बिकॉज इन द लॉन्ग रन दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। हुँ, पेशेंट पेशेंट को ट्रीट करिए, पेशेंट की कंडीशन को नहीं। यू हैव टू बी एम्पैथिक टुवर्ड्स द पेशेंट। पेशेंट को आपने आज ऑपरेट किया है, वो आपको 10 साल बाद भी फ़ोन करके बोलेगा कि डॉक्टर मुझे ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इस पेशेंट को मैंने कैसे डील किया था, अब उसके साथ कैसे बात करनी है। मे बी कम्प्लीटली बी अनरिलेटेड टू योर फील्ड, हुँ, लेकिन हुँ। पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि नाउ क्योंकि एक बार सर्जरी हो गई, सो नाउ माई ये द डॉक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, तो ओके। वो दैट, बिकॉज एक जो पेशेंट है, वो जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट इज़ सैंक्टो सैंक्ट। आप उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। पेशेंट अपनी ज़िंदगी आपके ये आपको दे रहा है कि कुछ भी करके हमें बचाना है, या ये जो भी हमारी ये कंडीशन को ट्रीट करना है। तो अगर आप उसके बारे में हम्बल हैं, आप अगर उसके बारे में थोड़े एम्पैथिक हैं, हुँ, तो दैट विल टेक ये ऑब्वियसली विल इन द लॉन्ग रन विल टेक यू वेरी अप। ग्रेट।
अभी तक का सबसे चैलेंजिंग सर्जरी आपका कौन सा रहा है और उस मोमेंट पे आप क्या सोच रहे थे? आ, का एक एक नहीं, काफ़ी रहे हैं। हुँ, बट देयर हैव बीन सर्जरीज जहाँ पे मुझे जेन्युइनली लगा कि शायद पेशेंट अब ये उठे ना। कुछ ऐसी हमने ये बिल्कुल बेस ऑफ द ब्रेन पे ऐसे ऑपरेशंस किए हैं हड्डियों पे, जहाँ पे मुझे ये लगा इंट्रा ऑपरेटिवली कि शायद पेशेंट अपने हाथ पैर ना हिला सके। पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी वेंट एब्सोल्युटली फाइन, बट वो एनाटमी ही ऐसी थी, वो कंडीशन ही ऐसी थी कि हमको लगा कि थोड़ा बहुत भी हमने जो किया है पेशेंट शायद हाथ पैर ना हिला पाए। तो ये रहता है, बट सी अगेन ये आप इट्स अ फ्लीटिंग थॉट इन योर हेड। आपका कंसंट्रेशन वहीं पे है, योर एंटायर कॉन्सेंट यू द पेशेंट डिजर्व्स इट। हंड्रेड हुँ, परसेंट कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट पे होना चाहिए, और आप जो उस टाइम पे कर रहे हो ये थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो देन दैट क्लियरली मीन्स कि आप 100% वहाँ पे नहीं हैं। हाँ, फ़ोकस कहीं और आप है। फोकस कहीं और है। तो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हैव दैट, तो हुँ, उस टाइम पे व्हाट माय सजेशन टू लाइक से माय जूनियर कलीग्स इज कि यार टेक टेक 10-15 सेकेंड्स, हुँ, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, थोड़ा बहुत रीफोकस एंड देन हुँ, स्टार्ट अगेन। कुछ नहीं होगा, पेशेंट इज़ अंडर एनेस्थीसिया, यू हैव योर अदर सर्जन्स विद यू। तो जल्दबाजी अगर आपने की, जल्दबाजी में आप फिर रिएक्ट कर रहे हो, फिर आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। अगर आपके पास टाइम मशीन हो सर, तो आप करियर के किस मोमेंट को दोबारा दोहराना चाहोगे? प्रॉबली रेसिडेंसी, रेसिडेंसी फिर से। हुँ, इफ़ क्योंकि अगर मेरे पास टाइम मशीन है तो आई एम अज्यूमिंग कि आई मैं इतना ही एरोगेंट नहीं रहूँगा जितना मैं रेसिडेंसी में था, क्योंकि मैं इग्नोरेंट था हाँ, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ब्रेन के बारे में। उस समय तो आप ये स्टूडेंट रहते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ, आपको लगता है कि आपने कुछ सर्जरीज कर ली, आप ये आपको पता है सब कुछ। हुँ, हुँ, बट हुँ, इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, और जब पूरा, क्योंकि जब आप रेसिडेंसी करते हैं तो आपके पास सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं। हुँ, 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 कुछ भी हो जाएगा सीनियर डॉक्टर संभाल लेगा। हुँ, 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 यहाँ पे यूर ऑन योर ओन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो दैट हुँ, हम्बल्स यू। ओके। यंग यंग जनरेशन डॉक्टर्स को अगर आपको कोई एक एडवाइस देना हो, तो वो एडवाइस क्या होगा? एनी फील्ड और जस्ट पर्टिकुलरली जो न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्टेड हो। डॉक्टर्स को देना है तो आप अगेन जस्ट बी हम्बल। एक बार आपने, और जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सबके करियर्स में आते हैं, हुँ, हुँ, चाहे हुँ, आप एमबीबीएस ख़त्म करके रेसिडेंसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप रेसिडेंसी ख़त्म करके सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप सुपर स्पेशलाइजेशन ख़त्म करके कहीं पे जाने की तैयारी कर रहे हो या अपनी प्रैक्टिस में हो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन है और आपका फोकस है, यू विल इवेंचुअली बी देयर। हुँ, एंड आपको खाली अपने आप से ही आपको कंपेयर करना है, आपके कलीग के साथ नहीं, आपके दोस्तों के साथ नहीं, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है। ओके। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? और ब्रेन के लेवल पे सक्सेस कैसे फ़ील होता है? सक्सेस बहुत ही सब्जेक्टिव है। प्रोफेशनली अगर पेशेंट खुश है, पेशेंट ठीक है, तो हुँ, फॉर मी दैट इज़ सक्सेस। ये ठीक है, जो आपको जो फेम मिलता है, जो नेम मिलता है, वो सब सेकेंडरी है। ओके। बट द प्राइमरी थिंग, दैट सक्सेस की जो फीलिंग जो आती है, हुँ, जो मैंने पहले बताया, द फीलिंग दैट यू गेट कि पेशेंट इज़ अवेक, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सर्जरी वेंट ऑफ फाइन, दैट वो जो फीलिंग आती है, आई हुँ, मीन आई थिंक दैट डिफाइंस सक्सेस फॉर मी। ओके। हर फ़ील्ड में जो भी लोग काम करते हैं, कहीं न कहीं वो किसी से इंस्पायर होते हैं, हम्म। उनके फ़ील्ड से, हम्म। के लोगों से। आप किन से इंस्पायर हुए हो या इंस्पायर होते हो, जो अभी आपके भी फ़ील्ड से इंस्पायर हैं? होते हैं। देर आर ये क्वाइट अ फ्यू सीनियर ये न्यूरो सर्जन्स बॉम्बे में भी, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं। आई मीन कैन यू आई नेम? मेरे जो ये मेंटर हैं एंड माय बॉस प्रोफेसर डॉक्टर हुँ, अतुल गोयल, के एच ओ डी रह चुके हैं। हुँ, 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 उन्होंने पूरा स्कल बेस्ड सर्जरी को रेवोल्यूशनाइज किया है, उन्होंने पूरा वैस्कुलर न्यूरो सर्जरी को रेवोल्यूशनाइज किया है। हुँ, हुँ। एंड ही इज़ 65+, और वो अच्छा। अभी भी ही हैज़ द ज़ील ऑफ एन 18 ईयर ओल्ड। ओह वो माय दिन गॉड! में पाँच पाँच छः छः केसेस करेंगे, फिर भी और पेशेंट के बारे में ही सोचेंगे, पेशेंट टेक्स पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। वहाँ पे उन्होंने एक ऐसे इनोवेशंस किए हैं, ही इज़ सच अ हाईली रिवर्ड पब्लिश्ड ऑथर।
उन्होंने नई नई चीज़ें बताई हैं जो पहले वो सब जगह जाके फिर पढ़ाते हैं कि ये करो, इससे ये बेहतर होगा, ये करो उससे बेहतर होगा। पहले काफ़ी लोगों ने बोला नहीं, बिकॉज ही वॉज गोइंग अगेंस्ट द एक्सेप्टेड नॉर्म। एंड नाउ धीरे धीरे करके और ये मेरे सामने हुआ है, धीरे धीरे करके ये अदर यंगर सर्जन्स आर पिकिंग अप हिज मेथड्स एंड ओके। द पेशेंट्स आर डूइंग वेल। इवेंचुअली उन्होंने ये क्यों किया? बिकॉज टू give the patient the best possible treatment, right? And which is very inspirational. I mean, if I would be blessed if agar main when I'm 65 to have his level of I won't say fame, but just his level of respect that he has amongst his patients. ओके। इनके लाइफ से 2 चीज़ें चुरानी हो तो क्या चुराओगे आप? Dr. Goel ke हुँ, um, his zeal for तो for the field of neurosurgery. ओके। I mean, I think it's unparalleled. हाँ, और उनका एनर्जी लेवल एट दैट एज, अच्छा, मतलब बहुत ही कि हाई है, हम्म, बहुत हाई है। हाँ, यस, डेफिनेटली। वो कुछ ये उनके लिए आई मीन कुछ ऐसा टाइम नहीं है कि नहीं ये ओटी इतने बजे शुरू अगर हुआ तो इतने बजे ख़त्म होगा। डजेंट मैटर, हुँ, डजेंट मैटर, मतलब काम काम है। एंड ही हिमसेल्फ सेज कि ही डजंट नो एनीथिंग बट न्यूरोसर्जरी। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन, ही हैज़ अ वेरी good private life also, but neurosurgery is his life, which ओके। is something which I think that agar as ये because that gives you the motivation कि आपको हमेशा बेहतर करना है। वो इस उम्र में भी अभी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। which and if you're doing that then automatically in the long run that will help you. ओके। ज़िंदगी के जर्नी में ऐसा क्या मोमेंट या कोई एक ऐसा इंसान जो आपके दिमाग को पूरा हिला दिया हो इन अ पॉजिटिव वे? I think my father. हुँ, I think my father, because ये I mean he had different facets to his professional career. हुँ, हुँ, Because first he was in government service, तो मैंने वो फेस देखा है। उसके बाद फिर वो प्राइवेट प्रैक्टिस में गया, फिर मैंने वो फेस देखा है। नाउ ही इज़ कट डाउन ऑन इट एंड ही इज़ डूइंग अदर थिंग्स, मैंने वो फेस देखा है। बट इन एवरी फेस जो एक वो होता है कि आई वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, आई वांट टू डू समथिंग हुँ, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, लेकिन मुझे करना ही है। डजंट नीड टू डू इट। I mean, there is no हुँ, motivation there, at least हुँ, outwardly कुछ worldly motivation है नहीं, he's हुँ, achieved everything that he have wanted to in हुँ, life. लेकिन वो एक है तो वो मुझे भी फिर वो करता है। I mean, like it's a running joke in the family कि that the hardest working person in my household is my father. अच्छा, Well, I've seen that man work when he was in his 60s till about 3 in the morning. And he's someone who gets up at 7 in the morning to go for his walks or anything. 3 बजे तक वो बैठ के काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। 7 o'clock को उठ जाते हैं वो? उठ जाते हैं, बट देन अगेन ही वाज रीडिंग अ रिटायर्ड लाइफ, तो देन ही हाँ, हैड हाँ, 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 ड्यूरिंग द डे टाइम ही हैड दिस वो आई थिंक वो थोड़ा बहुत फ्रीडम आ जाता है एज यू एज कि आप हुँ, अपने ये क्लाइंट्स को कब बुला रहे हैं, कब उनके साथ कंसल्ट कर रहे हो। बट करेक्ट, जो पेपर वर्क उनका जो होता है और जो हुँ, बैठ के वो जो काम करते हैं रात के 3-3 बजे तक, आई मीन आई थिंक उनके साथ बैठ बैठ के हम लोग भी एग्जाम्स पास कर गए। अच्छा, ग्रेट। तो अभी जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहा है, अगर मैं उसी में से कुछ चंक आपको निकालने बोलूँ और एक मंत्र के तौर पे अगर आपको एक ऑडियंस को देना है कि ये दिमाग के बारे में, तो वो मंत्र क्या दोगे आप? बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू गॉड। हुँ, आई मीन आप अपनी भाषा में आपको जो समझना हो उसके बारे में आप समझिए, बट बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू गॉड। क्योंकि अगर आप कुछ भी अगर आप करते हैं, एटलीस्ट इन लाइक प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे चूक की, मुझे पता है कि मैंने कितना किया और कर सकता था या नहीं। हुँ, आई माइट नॉट टेल दिस टू मेरे आसपास या मेरे जो ये करीबी हैं उनको भी नहीं बताऊंगा आउट ऑफ एम्बेरसमेंट या जो भी हो, बट मुझे पता है, ओके, मुझे पता है और मेरे भगवान को पता है। सो देन इट्स द सेम थिंग। तो एंड यू जस्ट होप एंड प्रे दैट यू गेट द गुड विशेस टू गो द राइट वे। ग्रेट। सो मेजर जो क्वेश्चंस थे सर मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है जितना करना था। एंड अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो रैपिड फायर क्वेश्चंस है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग ओके, यूज़ नहीं करना, बस जवाब देना है। बिट बस, डिफिकल्ट बट राइट। ओके। ओके, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अजीब है, ठीक है। बस पूछ ही लेता हूँ मैं।
कोई लेडी टीचर जिस पे क्रश था आपको, लेकिन ये सच बताना है, था या नहीं? था, नाम याद नहीं। ये गलत है। ये गलत है। ओके। बचपन में जब कोई कहता था कि दिमाग खराब मत कर, तो आपको लग रहा था कि फ्यूचर के बारे में कुछ, नहीं, ये बिल्कुल कुछ नहीं, होने वाला है मेरे लाइफ में? बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा। सबसे पहला कार्टून या टीवी शो जो आपके दिमाग में छपा हो? टीवी शो या कार्टून? टॉम एंड जेरी। हाँ, आई लाइक दैट। टॉम एंड जेरी। मुझे भी बहुत पसंद है, वो अभी भी पसंद है। ओके। स्कूल के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते थे आप जब साइंस लैब में जाना होता था या ब्रेक मिलता था? जब स्कूल छोड़ के जाना होता था। स्कूल छोड़ के एंड जाना ऑफ द डे। होता। ओके। आपकी ब्रेन का गिल्टी प्लेजर क्या है? मिडनाइट स्नैक्स और ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग। ओके। सर्जरी के बाद कभी आप अपने आप को शाबाशी देते हो? अगर देते हो तो वो वर्ड क्या होता है? हाँ, देता हूँ। क्या बोलते हो आप? बस दिमाग में ही दैट ऑसम। ऑसम। ओके। एक चीज़ जो आपको ओटी के बाहर बिल्कुल नहीं पसंद? म्यूजिक, ट्रैफिक और रियलिटी शोज? रियलिटी शोज। ओके। अगर आपके दिमाग को एक बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता तो कौन सा सॉन्ग बजता रहता? अनगिनत। डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई भी एक। ना, अभी तो मेरे दिमाग में काफ़ी, वो डिपेंड करता है कि ये अगर मेरे दिमाग में मूड कुछ कैसा है? बजता रहता, नहीं कुछ ऐसा ए पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है। ओके। बट ये फिर भी मैं अभी के लिए अगर सपोज लो, अगर अभी होता तो कौन सा सॉन्ग होता? मैं पुराने गाने काफ़ी सुनता हूँ, बिकॉज वो हाँ, दैट इज ओके, यू कैन रिवील ना। नो, बट लाइक पुराने गाने, अगर लाइक आपको किशोर कुमार के कोई से भी गाने चला है मेरे दीजिए, हमसफर टाइप। कोई से भी, अल्टीमेटली मुझे ये लगता है वो गिल्टी प्रेशर हो जाता है। अच्छा। ओके, फिर भी हम्म, कुछ है माइंड में तो यू कैन। नहीं, बिकॉज मैंने कभी ऐसे एक पर्टिकुलर गाने के बारे में वो सोचा ही नहीं ऐसा। अच्छा, ठीक है। ओके। हाँ, जिंदगी के किसी फेज में ऐसा लगा कि अब दिमाग सच में फुल चार्ज है? जब मैं न्यूरो सर्जरी में घुसा था, हाँ। बिकॉज बहुत ही ये मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया न्यूरो सर्जरी में ये आने के लिए। हाँ, हाँ, और ये मुझे थोड़ा टाइम भी लगा था। तो बट एक बार जब मैं घुसा तो आई थिंक इन माय इग्नोरेंस मुझे लगा कि हाँ, बस हो गया। हाँ। ख़त्म। ओके। आपके करियर का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको कभी भूल नहीं पाओगे आप उसे, वो आज भी गूज़बम्प्स देता है आपकी बॉडी में? जब मैं न्यूरो सर्जरी रेसिडेंसी में घुसा था, और पहली बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पे द रूम वाज फुल ऑफ स्टॉल वर्ड्स ऑफ न्यूरो सर्जरी जिनको मैं जानता था। एंड आई हैव नेवर बीन एज इंटिमिडेटेड, आई हैव नेवर सिंस हैव गॉट दैट इंटिमिडेटेड, ओके। बिकॉज आई जस्ट रियलाइज कि मैं जिस चीज़ के लिए काम कर रहा था, दीज पीपल आर द स्टॉल वर्ड्स इन इट। तो मुझे ओके। ये लेवल पे पहुंचना ही है या इनके आगे भी जाना है। ओके। लेकिन उनके साथ बैठ के उनके साथ इंटरेक्ट करना, मैं लाइक वो थोड़ा एक वो आता है कि यू जस्ट कुड नॉट बिलीव इट कि आप यहाँ पे पहुँच कैसे गए। बट ओके। so that is something that I still haven't got over. ओके। बचपन का एक ऐसा खेल या शरारत जो आज भी आपको सोचकर हंसी आती हो? बचपन के वो पर्टिकुलरली नहीं, आई मीन जस्ट आई थिंक बचपन में एटलीस्ट जब हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो बस हम लोग बाहर ही रहते थे। स्कूल रहता था और फिर बाहर ही रहते थे, फिर डायरेक्टली फिर रात को आए तो फिर जो भी हम लोग के गेम्स होते थे, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कुछ भी ऐसे हाइड एंड सीक हो, हम्म। आई मीन वो लम्हे हमेशा ही आपको यू नो थोड़ा नॉस्टैल्जिक तो बनाते ही हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके। जब आपने पहली बार ओटी में कदम रखा था, वो मोमेंट और फील कैसा था? दैट आई बिलोंग हियर, एटलीस्ट मैं मेंटली अगेन, जब मैं पहली बार मैं ओटी में तब घुसा था जब मैं मेडिकल स्कूल में था, एमबीबीएस कर रहा था। बट आई नेवर फेल्ट आउट ऑफ प्लेस। मुझे लगा कि नहीं, बिटवीन टेकिंग अप सर्जिकल ब्रांच और टेकिंग अप मेडिसिन, आई फेल्ट मोर एट होम इनसाइड द ओटी रादर देन इन द वार्ड्स। ओके।
अभी भी कोई टीचर या मेंटर का मंत्र जो दिया गया हो और दिमाग में चिपक गया हो? वैसे तो लर्निंग्स तो काफ़ी हैं जो ये जो चिपके हुए हैं, कोई एक ऐसा वो है नहीं, बट वही इफ़ यू वांट टू शेयर। अभी इतना कुछ ये पर्टिकुलर कोई है नहीं। ओके। अगर आपके आप अगर आपको एक दिन के लिए सुपर पावर मिले ब्रेन से रिलेटेड, तो आप क्या करने वाले हो या क्या करोगे आप? क्या करूँगा? हम्म। सुपर पावर ब्रेन की हम्म। प्रॉबली एक बार में ही पूरा जो फिर हम्म। अंडरस्टैंड कर जाए, ये एक रीड में, हम्म। कि आपने एक सिचुएशन को रीड किया या आपने एक किताब रीड किया जो भी, और आपके हम्म। दिमाग में छप गया हो, और हम्म। आप उसमें बिल्कुल ही 100% ये सक्षम हो जाओ। ओके। दैट वुड बी अ ग्रेट पावर। एक मोमेंट पे अगर आपको शांत रहना हो तो आप क्या प्रिफर करेंगे? चाय, कॉफ़ी, शुट्टा, टकीला या एक लॉन्ग वॉक? लॉन्ग वॉक। एक लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक। ओके। कोई एक कोट जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो? मैं इनफैक्ट यूज़ भी करता रहता हूँ, कैप्टन ऑफ माई शिप मास्टर ऑफ माई सोल। ओह माय गॉड, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। आपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछा है आपने बारीकी से जवाब दिया, एंड बहुत कुछ मैंने सीखा है। आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं इसको वो भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे, आई होप। एंड उन्हें भी बहुत कुछ समझ में आएगा दिमाग के बारे में। ओके। अगर आपके पास कुछ भी कहने के लिए है ऑडियंस के लिए तो कैमरा में देखिए एंड यू कैन गो अहेड, यू कैन से व्हाट एवर यू वांट। ऑडियंस के लिए न्यूरो सर्जरी एक बाहर के या लेमन को लगता है कि काफ़ी ही हाई फाई फील्ड है, बट हम लोग भी इंसानी हैं। इफ़ अगर कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द ब्रेन और स्पाइन, और आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए ये डॉक्टर के पास, तो प्लीज़ अपने न्यूरो सर्जन, अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और डिस्कस करिए। इट कुड बी लाइफ सेविंग। लॉट ऑफ टाइम्स लोग जाने देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ब्रेन हेल्थ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, स्पाइन हेल्थ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अनटिल इट इज़ टू लेट। आप अपने ये बुढ़ापे में फिर ये ऑलवेज प्लेइंग कैच अप। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको रेड फ्लैग लगता है, कुछ कुछ भी ना हो, लेकिन गो टू योर ये न्यूरो, गो टू योर न्यूरो, गेट योर सेल्फ एवेल्युएटेड, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर कुछ निकला भी तो वो टाइमली फिर उसमें इंटरवेंशन हो सकता है, एंड दैट कैन सेव लाइव्स। ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। इस तरह का कंटेंट मैं लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा, बस आपका प्यार की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे एपिसोड में। बाय बाय।